हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो पहली वीडियो में मैंने बताया कि मेरा ओवरव्यू क्या है, चैनल बनाने का पर्पस क्या है, मिशन मेरा क्या है। तो उसी बेस पे हम अपना फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो जो है इसमें हम देखेंगे कि जो कुछ अपने पैरामीटर्स हैं, जब हम कोई फंडामेंटल एनालाइज करते हैं किसी कंपनी का, तो उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, तो उनका क्या मतलब बनता है वो चीज़ें देखेंगे। तो एक इसमें मैं बता दूं कि जितना आपके लिए जानना जरूरी है जब हम एनालाइज करेंगे कंपनी को, तो उतना ही हम इसमें कवर करेंगे। अगर आपको फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, या तो आप खुद यूट्यूब पे जाके या कहीं गूगल पे जाके उसको देख सकते हो, नहीं तो फिर आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसके ऊपर हम कोई ना कोई वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहला जो इसमें अपना पैरामीटर या टेक्निकल वर्ड है वो यूज होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम दोनों को समझ लेते हैं पहले। तो एसेट्स क्या होते हैं कि किसी कंपनी के पास हम मान के चल सकते हैं कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो कितनी प्रॉपर्टीज टोटल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो कंपनी के पास कोई लैंड पड़ी हुई है वो भी आ जाएगी, कंपनी के पास कैश है या कैश इक्विवेलेंट है वो आ जाएंगे, और उसके बाद कंपनी के पास मान लो कोई प्लांट है वो भी आ जाएंगे, कोई मशीनरी है वो भी आ जाएगी। और उसके बाद अगर कंपनी के पास कोई ऐसा है कि जैसे पेटेंट्स होते हैं ना, तो पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स भी आ जाएंगे। और कंपनी के पास कोई ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क वो भी इसी में आएगा। अगर कंपनी की कोई रेप्यूटेशन है तो वो भी आएगी, ब्रांड वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो ये सारे एसेट्स हो गए कंपनी के, ठीक है। और लायबिलिटीज़ क्या होती है कि कंपनी की देनदारियां कितनी हैं, ये उसके हम एज ए प्रॉपर्टी मान सकते हैं। ये हम मान सकते हैं कि कंपनी को किस किस को क्या क्या लौटाना है, उसको हम बोलते हैं कंपनी की लायबिलिटीज़। तो इसमें एक बात और समझा दूं कि जब भी कोई कंपनी हम बनाते हैं तो फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है इसमें, जो मान लो मेरा नाम है ABC मान लो, और मैंने एक कंपनी XYZ बनाई है, तो फाइनेंशियल टर्म्स में ये अलग एंटिटी है जो इसका मालिक है, और कंपनी है जो ये अलग एंटिटी है, ठीक है। तो इसको आप मान के चलो कि कंपनी के लिए एसेट्स जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है, लायबिलिटीज जो हैं वो उसकी देनदारियां हैं जो उसको कभी ना कभी लौटानी है किसी को, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जैसे मान लो कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, तो लोन हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ का लोन लिया है किसी कंपनी ने, तो जो उसको कैश मिलेगा, लोन के बदले में क्या मिलता है, कैश मिलता है ना, तो कैश जो है इसका एसेट हो गया। बट ये लोन जो है इसको रीपे भी करना है बैंक को, तो ये इसके लिए एक लायबिलिटी होगी जो इसने रीपे करना है, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। और एसेट्स में थोड़ा सा हम और जाएंगे। एसेट्स में क्या है कि 2 तरह के एसेट्स होते हैं। एक होते हैं अपने टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इन टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कौन होते हैं, कौन से होते हैं, जिनको हम टच कर सकें या हम देख सकें, या हम फाइनेंशियल टर्म में अगर इसको समझें तो ये होता है कि अगर हम जो एसेट्स है उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, तो वो अपने टेंजिबल एसेट्स आ गए। इसमें 1-2 एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको कौन से होते हैं टेंजिबल। जैसे मान लो कैश जो है इटसेल्फ एक टेंजिबल एसेट्स है, लैंड जो है ये भी, कोई प्लांट लगाया हुआ है, कोई मशीनरी है, ठीक है, ये सारे टेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे। इंटेंजिबल में क्या होते हैं, जो हम टच या फील नहीं कर सकते और उनको कंपनी इतनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई ब्रांड वैल्यू हो सकती है, कंपनी के पास कोई पेटेंट हो सकते हैं, कंपनी के पास कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, कंपनी की रेप्यूटेशन जो है वो भी आ जाएगी इसमें। तो इस टाइप के जो उसके एसेट्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल का आपको फ़र्क मालूम पड़ गया होगा।
और इसका यूजेज कैसे होता है आगे, तो वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इतना जानना जरूरी था हमारे लिए, तो सो मैंने इतना कवर कर दिया इसमें। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अपना मार्केट कैप, या हम इसको बोल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, हम इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं, इनको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, शेयर की करंट मार्केट प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट की कैप होगी, मार्केट कैप होगी। तो इसका मतलब सिंपल सा बनता है कि मान लो एक ABC कोई कंपनी है, उसको मैं पूरी बाय करना चाहता हूँ कि टोटली वो कंपनी मेरी हो जाए, एज्यूम करके चलो ऐसा। तो उसमें क्या है कि जितना पैसा मेरे को देना पड़ेगा उस कंपनी को बाय करने के लिए, वो क्या होगा, उसका करंट मार्केट प्राइस इनटू जितने भी शेयर्स हैं, सारे के सारे शेयर्स मेरे को बाय करने पड़ेंगे। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ गई अपनी मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बाद जो टर्म यूज़ होगी वो है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जो है, इसको हम करंट मार्केट प्राइस जो किसी शेयर की है उसी को बोलेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है एक शेयर के बदले में। इसके बाद जो आ जाता है बुक वैल्यू। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जितने भी कंपनी के पास टेंजिबल एसेट्स हैं उनमें से माइनस कर दिया जाएगा लायबिलिटीज़ को या डेट को। डेट को बोले हम ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि लायबिलिटीज़ तो कैश के ऊपर भी बनती है कंपनी की, तो हम इसको डेट कंसिडर करेंगे कि टेंजिबल एसेट्स में से डेट अगर हम माइनस कर दें तो वो कंपनी की नेटवर्थ निकल के आ जाएगी। ठीक है, और ये नेटवर्थ जो है ये पूरी कंपनी की निकल के आ गई। और अगर हम इसको नेटवर्थ को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो पर शेयर की उसकी बुक वैल्यू कंसिडर होगी। तो अभी ये बुक वैल्यू जो है इसमें भी कुछ आगे फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो हम अभी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि टेंजिबल एसेट्स ही इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो किसी कंपनी का तो बिजनेस जो है किसी कंपनी का, उसकी नेचर क्या है इस पर डिपेंड करती है। मान लो किसी कंपनी का, जैसे हम मान सकते हैं क्योंकि मेटल सेक्टर की कंपनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके पास मशीनरी बहुत होगी, उसके पास प्लांट्स होंगे बड़े बड़े। ठीक है, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स में आ गए सारे, है ना। तो इसकी जो नेटवर्थ जो है वो भी ज़्यादा आएगी और बुक वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा आएगी। और एक कोई कंपनी है, मान लो IT कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो IT कंपनी के पास टेंजिबल एसेट्स कितने होंगे, उसके पास एक या दो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उसके पास कुछ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, उसके पास कुछ फर्नीचर हो सकता है। ज़्यादा उसका जो एसेट्स है वो क्या चीज़ है, वो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो उसकी अपने पेटेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी ब्रांड वैल्यू हो सकती है। तो वो इंटेंजिबल में आ गई, और इंटेंजिबल को हम इसमें कंसिडर कर नहीं सकते नेटवर्थ में। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी की सारी इसकी मिस हो जाएंगी जब ये अपना नेटवर्थ निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही टेंजिबल एसेट्स होगा और नेटवर्थ जो है इसकी वो भी कम ही निकल के आएगी। और जब उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो उसकी वैल्यू भी कम निकल के आएगी। तो जब भी हमने किसी कंपनी को बुक वैल्यू के पैरामीटर के ऊपर हमने देखना है कि ये कंपनी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो एक ही सेक्टर की कंपनीज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका हम सही वैल्यूएशन कर पाएंगे। बट अगर हम एक सीमेंट कंपनी या केमिकल कंपनी या स्टील कंपनी, उसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करने लग जाएंगे
तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखने लगे तो हमें ये हमेशा ही कॉस्टली दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने दिमाग में रखनी है अपने, जब भी हम कोई एनालाइज कर रहे हैं किसी कंपनी को। सो इन पैरामीटर्स को आप एक बार ध्यान से देखिए और इनको आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जब आगे हम इसका देखेंगे, अपने एनालाइज करेंगे, तो इन वर्ड्स का बार बार यूज़ होगा। और आने वाले जो पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, उनमें भी इनका जिक्र हो सकता है। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कोई और पैरामीटर्स जो हैं उनके ऊपर हम देख लेंगे कि उनका क्या मतलब बनता है, कहाँ पे उसको कैसे देखना है। इम्प्लीमेंटेशन उसका बाद में होगा, पहले हम सिर्फ लर्निंग पर्पज से ही चल रहे हैं। सो ठीक है, वीडियो देखने के लिए कि आप सबका धन्यवाद।